हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस डाल रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे इमेजिन फिजिक्स पे। अब मैं एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। दिस इज सम काइंड ऑफ पॉडकास्ट, कुछ एक पॉडकास्ट टाइप का रहेगा, जिसका मेन मोटो ये रहेगा कि स्टूडेंट्स के बारे में बात की जाए और थोड़ा करिकुलम, एजुकेशन सिस्टम, बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में बात की जाए। तो आज ये फर्स्ट एपिसोड है इस पॉडकास्ट का। मेरा नाम आप जानते हो, मेरा नाम है भारती मिश्रा, आई एम द फिजिक्स फैकल्टी। और आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं। सी इज अ रिनॉन्ड केमिस्ट्री टीचर, जिन्होंने बहुत सारे टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट के साथ काम किया है और इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी डिफरेंट डिफरेंट आईटीज और आईआईटीज में पढ़ रहे हैं। सी इज राइट नाउ होल्डिंग 15 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन केमिस्ट्री। और अभी इनके बारे में और क्या ही मैं बताऊं। सो लेट्स वेलकम टू आवर गेस्ट मिस पल्लवी मोगे मैम। हेलो मैम, हाउ आर यू? या मैं एकदम ठीक हूँ भारतेंदु। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ मैम। तो ये एक नया पॉडकास्ट चालू किया है, सोचा है बच्चों के बारे में थोड़ी सी बातें हो जाए। सो अभी एक चीज मैंने डिस्कवर करी मैम कि आपने भी एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया अभी हाल ही फिलहाल में। हाँ हाँ, सो एकदम। तो क्या आप उस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा बता सकती है कि व्हाट इज इट और ये कैसे चल रहा है? तो सबसे पहले तो तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगी कि भाई तुमने स्टार्ट किया है ये पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक और यू। मेरे को फर्स्ट गेस्ट बुलाया, उसके लिए मुझको ऑनर्ड फील है। तो आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड थैंक यू वेरी मच। श्योर श्योर। और मैंने अभी स्टार्टअप शुरू किया है अपना केमिस्ट्री लेकर ही, जिसमें मैं आईआईटी और नीट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको केमिस्ट्री को मोर कंसेप्चुअल डेप्थ के साथ समझने के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है जिसका नाम है कैम्पटाइट। ओके, तो कैम। हाँ, तो यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है। और इसमें मेरी पूरी कोशिश ये है कि जो केमिस्ट्री मैक्सिमम स्टूडेंट को लगता है कि वो याद करके किया जाता है सब्जेक्ट, तो उसको याद ना करके उसको समझ के और उसकी डेप्थ नॉलेज को लेकर और फिर क्वेश्चन किए जाए, जिससे उनका जेई में सिलेक्शन और नीट में दोनों में सिलेक्शन प्रॉपर हो जाए। इनफेक्ट थिंकिंग एबिलिटी भी उनकी इम्प्रूव हो सब्जेक्ट को लेके। जो एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि याद करने वाला सब्जेक्ट है, तो हाँ, मैं उसको भी हटा देना चाहती हूँ। श्योर। और ये चैनल का नेम हुआ कैम टाइप, है ना? कैम्पटाइड, हाँ। अच्छा। और इस पे आपके लाइक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सबके वीडियोस सब कंबाइंड कुछ, है। सब कुछ, सब और कुछ। आई थिंक इस पे बेस्ड आपका एक इंस्टाग्राम पेज भी है, हाँ हमारे। हाँ, उसका नाम भी कैम्पटाइड ही है, सेम ही है जो यूट्यूब चैनल है कैम्पटाइड। ओके। तो उसी नाम से ही इंस्टाग्राम पे है। तो उसमें थैंकफुल कि बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं बच्चों के। तो डेफिनेटली। मेरे को ये सब देख के और भी मोटिवेशन फील हो रहा है। श्योर श्योर। और हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि कैम टाइड की रील्स मैंने देखी और बहुत सारी रील्स मैंने देखी और वीडियोस भी मैंने देखे। उसमें मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी बातें थी जो हिडन होती, शायद उसको भी आपने उसमें इंक्लूड किया हाँ, उसमें बेसिकली मेरा टारगेट ये है कि कंसेप्चुअल डेप्थ तो जाए ही, साथ में ना जो ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, जो हमें प्रेशर फील होता है एग्जामिनेशन टाइम पर, है। तो क्वेश्चन हम ट्रिक्स और टिप्स से भी सॉल्व कर लें ताकि हमारा टाइम मैनेजमेंट सेव हो जाए। सो ओके। वी कैन पुट एक्स्ट्रा टाइम टू द अदर सब्जेक्ट और एक्यूरेसी भी बढ़े। और हर हर कोई जानता है कि केमिस्ट्री है ना, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर जेई की बात करें तो कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है, सॉल्विंग एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है। तो ये टिप्स और ट्रिक्स भी मैं दे रही हूँ अपार्ट फ्रॉम द कंसेप्चुअल डेप्थ, कि उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो और वो बेटर रैंक को ले सके। ओके, सो बेसिकली ऑल ओवर, मतलब अगर देखा जाए तो होलसम डेवलपमेंट की बात हो रही है कि सब्जेक्ट नॉलेज तो आप देखोगे ही, साथ साथ उसको यूज कैसे किया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो जैसे कि मैम हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये वाला जो पॉडकास्ट है ये स्टूडेंट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे कि उनके क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं जेई के प्रिपरेशन में या नीट के प्रिपरेशन में। बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ कुछ आज का सिंस ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो कुछ कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि ऑलमोस्ट सारे लोग जो स्टूडेंट्स फील करते हैं, उसको फेस करते बिल्कुल। हैं। तो सब सिंस अभी नया बैच चालू हुआ है, क्लास 11 की भी बैचेस चालू हुई, क्लास 12 की बैचेस चालू हुई, ड्रॉपर की भी बैचेस चालू हुई है, जेई और नीट की। हम्म। तो हर एक एज अ फैकल्टी, मैं और आप चाहे कोई फैकल्टी हो, ये एक फर्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के अंदर ये देखते हैं कि फर्स्ट डे जब वो क्लास के अंदर एंटर होता है तो उनका एक्साइटमेंट एकदम पीक पे रहता है कि बिल्कुल कुछ भी हो जाए, आईआईटी तो निकाल के जाना है या एम्स पहुंच जाना है। एकदम। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता है, अभी जैसे 1-2 महीने बीत गए तो थोड़ा सा उसमें डाउनफॉल आना चालू होता है।
और हम लोगों ने देखा और स्टूडेंट भी शायद अपने एंड पे ये एक्सपीरियंस किए हैं कि धीरे-धीरे उनका इंटरेस्ट या तो कम होने लगता है या उनकी परफॉर्मेंस धीरे-धीरे कम होने लगती है। तो बेसिकली फ्रॉम एक्साइटमेंट टू एग्ज़ॉस्ट होने लगता है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे मैम कि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि एक्साइटमेंट पहले रहता है और फिर उसके बाद एग्ज़ॉस्शन की तरफ जाने लगते हैं? इसका रीज़न क्या है बेसिकली स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी टीचिंग जर्नी में, इनिशियली क्या होता है 10th ग्रेड तक सब्जेक्ट एक तो बहुत लीनियंट है और छोटा भी है। हुँ। और जो चेकिंग होती है उस हिसाब से बच्चों में ये डेवलप भी होता है कि दे नो द थिंग्स वेल। लेकिन समहाउ क्या है कि 11th एंड 12th में सिलेबस ज्यादा भी आता है। हुँ। तो इनिशियली तो उनको ऐसा लगता है कि वो ये कर लेंगे, अपने ड्रीम को फुलफिल कर लेंगे, आईआईटी में एंट्रेंस, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा देंगे, अपनी सेल्फ वर्थ प्रूव कर देंगे। ऐसा 10th में बच्चों को जनरली लगता है। तो जब वो 11th में आते हैं तो वो इसी ड्रीम से आते हैं कि वो दिखाएंगे कि वो जेईई में एंटर कर चुके हैं और वो आईआईटीएंस बन चुके हैं। सही बात। लेकिन जब कुछ महीनों के बाद रियलिटी हिट होती है तब एक्चुअली में पता चलता है कि वो जर्नी इतनी आसान नहीं है। वो जर्नी एकदम से तैयार करने वाली नहीं है। वो जर्नी मांगती है कंसिस्टेंसी कि आप है ना पूरे टाइम तक लगे रहो उसमें 2 साल तक ठीक से, और बीच-बीच में डिमोटिवेट भी हो रहे हो तो भी आप प्रैक्टिस करते ही रहो। और इसी दौरान है ना बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और फिर मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो भी कंपैरेटिवली डाउन हो जाते हैं, जो उन्होंने पुरानी क्लासेस में अच्छे स्कोर कर रखे थे, और लेकिन अब वो समहाउ नहीं स्कोर कर पाते क्योंकि सिलेबस इतना लेंथी है। तो मॉक टेस्ट का रिजल्ट भी उनको डिमोटिवेट करने लगता है। तो ओवरऑल जब देखते हैं ना तो डिमोटिवेशन उनका सर पे आ जाता है और इस वजह से धीरे-धीरे वो अपना इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं। मुझे इसमें मैम एक चीज़ और लगती है कि जैसे एक तो उनका मॉक टेस्ट का रिज़ल्ट हुआ, फिर स्टार्टिंग में पूरे बाउंसअप रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10th का लेवल यहाँ पे है, तो जब वो 11th में एंटर करते हैं उनका लेवल यहाँ से स्टार्ट होता है। बिल्कुल। वो एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि भाई 10th तक जैसी चीज़ें पढ़ी, एक बार पढ़ के गए, याद हो गया, लिख के आ गए सर। वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होती और जैसे-जैसे सिलेबस आगे बढ़ती है, चीज़ें आगे बढ़ती है, तब उन्हें लगता है कि 10th में अगर उन्होंने इतना सा किया था, तो 11th में इतना सारा है और फिर उन्हें लगता है कि पाइल अप हो रहा है, शायद ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल। ये बेसिकली एक रीज़न हुआ कि क्यों एक्साइटमेंट से एग्ज़ॉस्शन की तरफ जाते हैं। अब इसी में किसी स्टूडेंट के दिमाग में आया कि अगर ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में या आना स्टार्ट हुआ, तो उसको दूर करने उसका सॉल्यूशन क्या है? कि क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं जो उस वाले कहते दलदल में हम ना फँसे या उस वाली चीज़ में हम लोग अपनी एनर्जी को भगा देखो, इसके लिए तो मैंने यही जाना है कि चाहे एवरेज बच्चा हो, चाहे स्मार्ट बच्चा हो, या किसी बच्चे का बहुत आईक्यू हाई भी होता है, तो डिमोटिवेशन हर एक की जिंदगी में आना ही है क्योंकि सिलेबस वो जर्नी थोड़ी टफ ही है। लेकिन आपको वो होप छोड़े बिना कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि आप गिव अप नहीं करोगे। बस आपको पढ़ाई करती ही रहनी है। आपके मॉक टेस्ट में रिजल्ट खराब भी आ रहा है तो भी आपको पढ़ाई करते रहना है, और वो पढ़ाई भी ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो या फिर है ना आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो। आपको रिवीजन को अपनी जर्नी में डालना ही होगा और बहुत स्ट्रांगली डालना होगा, तब जाके आप इस डीमोटिवेशन से बाहर आ सकते हो। और फाइनली जब लास्ट टाइम आता है तब तक आप 2-3 रिवीजन कर चुके होते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर हाई चला जाता है और फिर आप क्लेम करने लगते हो टू बी आईआईटीएन। यस। तो बेसिकली अगर ये डीमोटिवेशन वाली चीज़ होती है तो आपको अपना टाइम शेड्यूल अच्छे से करना पड़ेगा और उस टाइम रिवीजन शेड्यूल करना पड़ेगा। उस टाइम शेड्यूल में आपको रिवीजन वाली चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी। क्योंकि विदाउट इसके फिर आपको ये लगेगा कि पाइल अप होती जा रही है चीज़ें, मेरा परफॉर्मेंस नहीं होता। अब क्योंकि इसी में क्या होता है कि जैसे बच्चों का मॉक टेस्ट में रिजल्ट कम आया तो उनको डिमोटिवेशन हुआ तो वो बुक्स को साइड में रख देते हैं और फिर है ना उनका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, पाइल अप हो जाती है। तो यहाँ पे टॉपर्स में और मीडियोकर या एवरेज में यही डिफरेंस आता है। वो टॉपर्स है ना उसका भी रिजल्ट खराब आया हुआ है शुरू में, लेकिन वो गिव अप नहीं करता है, तो वो कंसिस्टेंसी उसको आगे ले जाती है। और जिन्होंने कंसिस्टेंसी बीच में ब्रेक कर दी तो फिर है ना वो रिजल्ट फिर खराब ही होने लगता है। अब यहीं से इसी वाले सॉल्यूशन से ना एक नया क्वेश्चन जनरेट होता है कि जनरली मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये बोलते हैं कि हाँ सर, आपने बता दिया कि रिवीजन करना है,
लेकिन हमें तरीका ही नहीं पता कि रिवीजन करना कैसे है। कि हमें ये पता है कि अगर रिजल्ट सुधारनी है, चीजों को याद रखना है तो रिवीजन जरूरी है, लेकिन सर वी डोंट नो कि एक्चुअल परफेक्ट वे क्या होता है। उनका ये भी कहना रहता है कि सर अपने हिसाब से कुछ करना चालू करते हैं, 2 दिन तक कंसिस्टेंसी रहती है, फिर ब्रेक हो जाती है। और फिर अगर 5 चैप्टर पढ़े तो पिछले वाले चैप्टर को रिवाइज करें कि उससे पहले वाले चैप्टर को रिवाइज करें, तो उनके मेथड उनको पता है। तो मैं आपसे मैम ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार स्टूडेंट्स को मेथड्स बता दें कि रिकॉल करने का, रिटेन करने का क्या क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है और दूसरे सब्जेक्ट में भी वो यूज कर सकते हैं। देखो, पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो मैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि कैसे मैथ्स है। हर एक बच्चे का अपना अलग अलग माइंडसेट होता है। फोकस तो ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी क्लास के अंदर फोकस से पढ़ाई करना। और अगर मान लो किसी दिन आप फोकस से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि घर जाके आप उसको ठीक से रिवाइज कर लो जो भी टीचर ने बताया है। तो आप जिस दिन जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो आपको उसी दिन उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डीपर लेवल पे पढ़ाई कर लेना है, और जो भी डाउट है वो टीचर से पूछो। ठीक है। तो इसमें एक बहुत अच्छी मेथड आती है जिसको मतलब मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में अप्लाई किया था, जिसको एक्टिव रिकॉल कहते हैं। कि मान लीजिए कि आप है ना यूं ही वॉक करने जा रहे हो, तो वॉक करते समय आप किसी भी बुक को साथ में नहीं रखोगे, आप अकेले घूम रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अल्कोहल का चैप्टर पढ़ लिया है पूरा, तो मैं उसको वॉकिंग के दौरान है ना पूरा दिमाग में रिवाइज करूंगी कि है ना मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया। तो आपका है ना माइंड उस समय हाईली एक्टिवेटेड हो जाएगा और वो ये भी बता देगा कि तुम ये वाली चीज भूल चुके हो। तो उसके लिए फिर घर आके फिर से रिवाइज करना है और फिर से एक्टिव रिकॉल। अब ऐसा नहीं है कि घूमने ही जाना है, आप घर के अपने रूम में स्टडी टेबल पे आप बुक्स बंद करके भी एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। सोने के पहले भी आप एक्टिव रिकॉल करके ही सोओगे तो आपको और ज्यादा अच्छा साइकोलॉजिकल फर्क आता है, सबकॉन्शियस माइंड और अच्छे से याद कर लेता है, तो भूलते नहीं है चीजें। तो in general, this method is 100% applicable. I find कि not only for the JEE preparation, but आगे वाले फ्यूचर में भी जब भी जो भी करना है तो एक्टिव रिकॉल से आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। फिर दूसरा है कि आप जैसे आज पढ़ाएं तो डोंट फॉरगेट कि आप 7 दिन के बाद उसको रिवाइज करना है। आप वीक में एक कोई दिन मान लो कि सैटरडे या संडे को एक दिन फिक्स कर लो कि आज मेरे को रिवीजन डे बनाना है उसको। तो आप है ना आज का भी रिवाइज करो, आप पुराना भी रिवाइज करो और उसके पुराना वाला भी रिवाइज करो। तो एक दिन हफ्ते में है ना आपका रिवीजन डे होना ही चाहिए। और मुझे लगता है वो एक्टिव रिकॉलिंग वाली चीज जो आपने बताई ना, अगर स्टूडेंट उसको प्रैक्टिस करता है ना, तो अगर हफ्ते में वो अगर एक दिन भी रखे तो एक दिन में वो पहले अगर एक चैप्टर या हाफ चैप्टर कर पाता था, जब उसकी एक्टिव रिकॉलिंग की हैबिट अगर डेवलप हो जाएगी तो वो उसमें 2 से 3 चैप्टर तक कवर कर सकता है। हाँ, और माइंड इतना शार्प होने लगता है धीरे धीरे। इसको मैं फिर से कहूंगी भारतेंदु, ये है ना पूरा प्रैक्टिस का गेम है कि एक्टिव रिकॉल आप एक दिन में करके मास्टर नहीं बन जाओगे। आपको एक्टिव रिकॉल है ना फिर से कंसिस्टेंसी डेली डालना पड़ेगा। जैसे एज अ टीचर अगर हम भी आज जैसे अभी सेशन शुरू हुआ है तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू किया फॉर एग्जाम्पल, तो अब अगले साल मेरा नंबर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोबारा पढ़ाने का, तो मैं पूरे 1 साल तक तो याद नहीं रखूंगी ना उसको। तो एज अ ह्यूमन हम भूलने की हमें हैबिट है। हाँ, तो वो यही है कि जब आप है ना बीच बीच में आप यूं ही सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में सब्जेक्ट में ऐसे ही सोच रही हूँ, तो 15 मिनट में मेरा चैप्टर एक्टिव रिकॉल से कंप्लीट हो जाता है। मुझे जब 1 साल के बाद मैं दोबारा से चैप्टर देख रही हूँ तो मुझे है ना उतना टाइम नहीं लगता है। तो ये मैं अपना नहीं बता रही, मैं एक ह्यूमन टेंडेंसी बता रही हूँ कि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है। तो एक्टिव रिकॉल का प्रैक्टिस डेली करना होगा। डेली आप रिवाइज करो। आज आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया है, लिक्विड सॉल्यूशन किया है, आप उसको रात में सोते समय आप रिवाइज कर लो बिना बुक्स रखे, आंख बंद करके। मैं तो इसी वो पॉइंट पे आने वाला था। तो आपको आपका है ना रेस्टिंग भी हो रहा है आपकी बॉडी का, और साथ ही साथ है ना एक्टिव रिकॉल भी चल रहा है। साइकोलॉजी बोलती है कि सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी कई गुना शार्प होती है आपके नॉर्मल माइंड से, कॉन्शियस माइंड से। तो अगर रात में आप रिवाइज करके सो रहे हो आंख बंद करके, तो वो आप मैं लिख के दे सकती हूँ, गारंटी ले सकती हूँ कि अगले दिन सुबह आपको पूरा याद रहेगा आपने। और एक्चुअली मैम मैं इसमें एक चीज बताऊं, मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में ना इसकी प्रैक्टिस करी थी। मैं ऐसे करता था कि अगर कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ अपने स्टूडेंट लाइफ में,
तो मैं रात को जब बेड पे गया, सोने से पहले मैं एक बार माइंड में रिवाइज करता था कि अगर मैंने जो कैलकुलेशन किया है क्वेश्चन का, उसमें कहाँ पे मैं स्टक हुआ था, कहाँ पे मैं फंसा था। तो बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि उस सोचते मुझे सॉल्यूशन मिल जाता था, और अगली सुबह उठ के मैं अगर ट्राई करता था उस वे में, जिस वे में सोचा, तो बन जाते थे क्वेश्चंस। हाँ बिल्कुल। हाँ, और ये तो लोगों को जीनियस बना देती है फिर सही ये बात है, मैथड। हाँ सही बात है, उससे प्रोसेसर फास्ट चलने लगता है, इसका तो हाँ, मैं बताऊं। तो ये और कह सकते हैं कि दिमाग का प्रोसेसर है, सीपीयू है तुम्हारा। हाँ, सही बात, तो हाँ फास्ट चलने लगता है। और इसके इसके लिटरली इवन आपने केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, बट एज अ फिजिक्स टीचर मैं इसमें बताऊंगा कि फिजिक्स इससे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। हाँ क्यों? हाँ हाँ फिजिक्स इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ इमेजिनेशन। आपकी बिल्कुल। इमेजिनेशन जितनी अच्छी रहेगी, आप उतना तक करोगे। तो ये हम्म। एक्टिव रिकॉलिंग वाली चीज मुझे लगता है स्टूडेंट्स को हर एक पर्सपेक्टिव, हर एक चैप्टर में हेल्प करेगी। और एक्टिव रिकॉलिंग के बाद जैसा कि आपने बताया कि वीक में आप कोई भी एक ऐसा दिन रखो जो कि बेसिकली आप रिवीजन के लिए डेडिकेट करो। हाँ 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 और हाँ। अगर एक्टिव रिकॉलिंग की हैबिट आपने अपने अंदर डेवलप कर ली, तो आपके रिवीजन भी फास्ट हो जाएंगे। इसमें एक चीज और भी हेल्पफुल होती है भारतेंदु, अगर आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हो, आप रिवाइज भी कर रहे हो, आप अपने दूसरे साथी को जो साथी पढ़ाई कर रहा है उसको आप पढ़ा दो वो वाला कॉन्सेप्ट। तो वो है ना, वो भी एक एक्टिव रिकॉल ही है, क्योंकि आप याद करके आप पढ़ा रहे हो दूसरे अपने साथी को, Yes. तो उसका भी फायदा और तुम्हारा तो और ज्यादा फायदा, क्योंकि तुमने रिकॉल कर रखा है उस चीज को। और तो मुझे लगता है दूसरे हम्म, हम्म, तो दूसरे को टीच कर लो। हाँ, मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, रैंडमली एक्टिव रिकॉल कर लो, हर एक दिन डिसाइड कर लो वीक में, बस यही मेथड्स हैं। और ये 2 साल कंसिस्टेंसी में मेंटेन करने हैं बस। और मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाने से ज्यादा दिमाग तेज चलता है। जब आप खुद पढ़ रहे हो तो उस टाइम आप ग्रास्प कर रहे हो, लेकिन जब आप दूसरे को बता रहे हो तो उसमें आप ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करते हो, तो थोड़ा हाँ और डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको पता चलता है इस topic बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। पे। अब नेक्स्ट आता है कि जैसे ये धीरे धीरे करके डेवलप होता है ये चीजें, कि यस। जैसे स्टूडेंट ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, हमने बात करी, स्टार्ट प्रिपरेशन किया एक्साइटमेंट से, फिर एग्जॉस्शन लगता है, उस पर बात करी, फिर इसको दूर करने के लिए रिवीजन, रिटेंशन उसको कैसे करना है उसके ऊपर बात करी, रिवीजन करने के मेथड बताए। अब इसी जर्नी में धीरे धीरे जब टेस्ट होने लगते हैं, अब टेस्ट में क्या है कि स्टूडेंट ने ये एक्सपेक्ट किया था कि भाई फर्स्ट टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है, जेईई मेन की बात कर ले, हाँ हाँ 300 मार्क्स का टेस्ट है, स्टूडेंट ये सोच के आ रहा है कि मैं 200 प्लस स्कोर करूंगा। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ टेस्ट होते जाते हैं, उसको पता चलता है उसके मार्क्स डाउन जा रहे हैं। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के दिमाग में ना कहीं एक एक सेंस वो ऐसा डेवलप होने लगता है कि क्या होगा अगर जो रिजल्ट मैं चाह रहा हूँ एट द एंड वो ना मिले, तो क्या होगा, कि क्योंकि उसको ऐसा लगने लगता है कि मार्क्स धीरे डाउन जा रहे हैं, क्या मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। तो क्या होगा अगर मैं एट द एंड ये नहीं कर पाया, जिसकी मैं जो जो सोच के मैं आया था करूंगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या किसी स्टूडेंट को इस वाली मेंटलिटी जब कभी हिट करती है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, और उसको हैंडल करने के बाद उसका क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, इसको हैंडल कैसे किया जाए अगर ये चीज आती है तो? देखो, इसमें थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऐसा आ जाता है कि पहले तो आप मेहनत करते ही जाओ, है ना, कंसिस्टेंसी। और अगर डिमोटिवेशन आ भी रहा है तो आप गिव अप मत करो, आप कंसिस्टेंसी से अपना काम करते चलो। रिजल्ट आज नहीं आ रहा है, लेकिन आपके है ना रिवीजन होने के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मान लो फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट कर रखा था नहीं आया है, तो मैं बता रही हूँ कि आपने इस प्रोसेस में कितनी सारी अदर टेक्निक डेवलप करी है। कंसिस्टेंसी है, आपने सेल्फ ग्रोथ, आपका माइंड डेवलप हो रहा है, आप स्ट्रांग बन रहे हो, आप कितनी सारी चीजें इस जर्नी में लर्न कर रहे हो। बीइंग अ आईआईटीएन ये कोई लाइफ का डेस्टिनेशन थोड़ी ना है कि हम आईआईटी बन गए तो ही है ना हमारी लाइफ सक्सेसफुल है। यहाँ पे दुनिया में बहुत सारे सीईओ हैं जो कंपनी चलाते हैं और जो बिल्कुल भी आईआईटीएन नहीं है। तो बीइंग आईआईटीएन इट्स प्रॉफिटेबल डेफिनेटली। एक कॉलेज का जो पहला दरवाजा होता है वो आईआईटीएंस को बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन
जो आज का समय है वो कंसिस्टेंट, वो स्किल का समय है। देखो जिसके पास स्किल है वो है ना, चाहे आईआईटी हो चाहे नहीं हो, इनफैक्ट आजकल तो डिग्री भी हो चाहे नहीं हो, स्किल है मतलब सब कुछ है। स्किल है, एटीट्यूड है, कंसिस्टेंसी है, जो आप है ना अपनी डेवलप कर ही रहे हो इस जर्नी में। तो ऐसा नहीं है कि है ना आप रिजल्ट को सोच के आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप डेफिनेटली करोगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो 2 साल का पीरियड है उसमें रिजल्ट अगर उस समय आपकी अकॉर्डिंगली नहीं भी आ रहा है तो भी आप उसको साइड में रखो, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान करो। जो चीज तुम डेवलप कर रहे हो इसमें, वो तुम्हें फ्यूचर में बहुत काम में आने वाली है। और अपनी स्किल को हमेशा डेवलप करते रहना, स्किल पे कभी भी है ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और वही तुमको है ना कहाँ से कहाँ ले जाएगा, यू नेवर नो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 साल की जर्नी होती है ना, जिसमें स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से गुजरता है, ये बेसिकली उनको ना एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी देता है। यस यस आपको लड़ना सिखाता है चीजों से, कि आपको ये बताता है कि आपको आपके रास्ते में डिमोटिवेशन भी आएंगे, आपको कभी कभी पीक मोटिवेशन ही फील होगा, आपको लगेगा कि आप अगर कल एग्जाम में बैठोगे ऑल रैंक 1 भी ला सकते हो, और कभी कभी आपको लगेगा कि आप अंडर 1 लाख भी नहीं आओगे। तो ये जैसी जर्नी है। और फिर जैसे अभी हमने बात करी एक्टिव रिकॉलिंग की, तो ये आपके माइंड को शार्पन भी करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड स्टूडेंट्स को इस जर्नी पे फोकस करना चाहिए कि भाई रिजल्ट आज खराब है कल अच्छा हो जाएगा, आज अच्छा है कल खराब भी हो सकता है, इसके लिए रेडी रहना चाहिए। बट आपको जैसा कि आपने बताया कि कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द 2 ईयर वो अगर बना के रखें तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो हाँ। इसमें सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मुझे है ना कृष्ण का वो याद आ गया गीता से कि कर्म किए जा बट फल की चिंता मत कर। और ये तो बहुत जरूरी है इस फेज में। जरूरी है। तो मैं सारे बच्चों से भी यही बोलूंगी, हालांकि ये सभी बहुत यंग है, लेकिन फिर भी मैं उनसे यही बोलूंगी कि तुम अपनी मेहनत करे जाओ, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। और वो तुम्हें वहां से ले जाएगा जो तुमने सपनों में भी नहीं देखा होगा, वो तुम्हें इतने ऊंचा लेके जाएगा। और मैंने तो कई स्टूडेंट के एग्जाम्पल भी देखे हैं, आपने भी देखा होगा ऑब्वियसली अपने इतने लंबे स्पैन करियर स्पैन में। मैंने देखा है कि जनवरी अटेम्प्ट में पर्सन के आ रहे हैं 72-73% ऐसा। हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच हो, या वो एग्जाम के टाइम घबरा गया हो, किसी भी वजह से उसके 72-73% ऐसे आ गए। और फिर जब वो नेक्स्ट अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बैठ रहा है तो 99% को टच किया है उसने 99%। तो मतलब इतने बड़े गैप को उसने फुलफिल किया है। रीजन चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि पर्सन ने बस 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म किया, नहीं ऐसा नहीं, पहले भी पढ़ रहा होगा। बट हाँ, हो सकता है कि जनवरी टर्म में वो घबरा गया, कुछ पैनिक हो गया, लेकिन वो भी तो उसकी वीकनेस थी। नेक्स्ट आने वाले 3 महीने में उसने क्या किया कि अगर वो उसी रिजल्ट को मान लेता और डिमोटिवेट होते रहता तो अप्रैल अटेम्प्ट में और खराब करता। बट गेन्ड हिज स्ट्रेंथ बैक, उसने 3 महीने अपने ऊपर काम किया एंड फाइनली जब अप्रैल अटेम्प्ट बैठा तो 99% हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने इस बात को समझा कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। उसने 3 महीने कर्म किया, अच्छे से किया। और तुमने इस बात ये जो बात कही है, इसमें देखो कितनी सुंदर बात है कि उसने 3 महीने अपनी अपनी वीकनेस पहचान ली कि जनवरी में क्या गलती हुई, और उस वीकनेस पे उसने काम कर लिया। अगर मान लो वो पढ़ने में अच्छा भी था लेकिन नर्वस हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से उसका रिजल्ट खराब है, तो उसने उस चीज को रेक्टिफाई किया और मेक श्योर किया कि अगले अटेम्प्ट में वो अच्छे से करेगा। और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो मेंस में अच्छा नहीं करे हैं, 92%, 93%, एंड मैंने एडवांस में उनकी रैंक देखी, अंडर 100 रैंक आई हुई है उन बच्चों की। यही है वही तो मतलब ये मिरेकल समझ में आता है कि आप अपनी वीकनेस को समझो और काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा तो किसी को नहीं पता, आप काम तो करो, रिजल्ट आएगा, दैट्स ऑल। बिल्कुल बिल्कुल, बस अपना काम करते रहो, रिजल्ट अपने आप आएंगे। तो ये एक छोटा सा कन्वर्सेशन हमारे बीच रहा मैम, कि जिसमें हमने स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो थी तो बात करी, कुछ प्रॉब्लम वो फेस करते हैं उसके बारे में, और भी चीजें हैं, क्योंकि ये 2 साल की जो जर्नी है उसमें मतलब काउंट करके तो नहीं बता सकते कि भाई इतने ही प्रॉब्लम आएंगे या इतने ही चीजें हैं जो इनकी लाइफ से। हर एक डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो होती रहेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन मामलों पे, इन बातों पे, इन चीजों पे अगर बातें की जाए, लोगों तक ये चीजें कन्वे करी जाए कि हाँ इस तरह से आप चीजें हैंडल कर सकते, मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज पेरेंट्स के लिए
दोनों के लिए चीज सही रहेगी, क्योंकि पीटीएम में भी हमने कई बार ऐसा देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स के भी ये कंसर्न रहता है कि सर मैम इसका मार्क्स लो जा रहा है, कब हाई जाएगा, कैसे करें, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है इस इनिशिएटिव के थ्रू हम स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स उनको इंगेज करके बता सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में कि हाँ आने वाले जर्नी में ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, बट उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। सो आई होप कि इसके आगे आने वाले एपिसोड्स में हम और डिटेल्ड में और डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में बात करें। इसमें क्लोजिंग पे मैं एक पॉइंट अपनी तरफ से ऐड करना चाहती हूँ। श्योर। मान लो कोई बच्चा ऐसा भी है जो उसने इतना पढ़ाई किया और फिर भी जेई में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मान लो, तो भी आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट अ एंड ऑफ द लाइफ। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम्हारी वर्थ को डिसाइड नहीं कर सकता है। तुम में क्या स्किल है, तुम किस चीज के लिए बने हुए हो, वो तुम्हारे रास्ते में आनी ही आनी है, आज नहीं तो कल। तो अगर जेई में सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी अपने आप को कभी भी स्टॉप नहीं करना है, मोटिवेशन से आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एक माइल, एक तुम ये कह सकते हो कि एक दरवाजा था लाइफ का, लेकिन ये लाइफ के सारे दरवाजे नहीं थे। नहीं, बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है। अपनी सेल्फ वर्थ को आईआईटी सक्सेस से बिल्कुल मत जोड़ना। बस मतलब एट द एंड ये बोल सकते हैं कि अगर आप आईआईटी नहीं जा पाए, आईआईटी एनआईटी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ द रोड। एंड ऑफ द रोड नहीं, इट इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। और इतने सारे लोगों को मैंने आगे बढ़ते हुए देखा है, जो लोग है ना आईआईटी या एनआईटीज में नहीं जा पाए, वो उनके नीचे बहुत सारे आईआईटीएन काम कर रहे हैं आज की तारीख। मैंने भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, और आपने तो डेफिनेटली आपने अपने सर्कल में देखे होंगे बहुत सारे लोगों को जिन्होंने एंड ये भी है कि जिन्होंने आईआईटी किया वो लोग शायद उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हो गए जिन्होंने कंटिन्यूअसली अपनी स्किल पे काम किया है। बिल्कुल। तो ये मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि है ना, आईआईटी को अपना डेस्टिनेशन नहीं मानना है। उसमें डेफिनेटली तुम मेहनत करोगे, तुम सिलेक्ट भी होगे, लेकिन अगर इन केस वहां पे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो इट्स नॉट अ एंड ऑफ द लाइफ। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, और तुम्हारी वर्थ उससे बिल्कुल भी मेजर नहीं होती है। और अगर आपने ये 2 साल अपने आप को ग्रूम किया है, अपने आप को बनाया है, 2 साल अपने को मेहनत की, आप ये मान के चलो कि अगर इन द केस आईआईटी में नहीं भी हुआ तो आप आगे आने वाली चैलेंजिंग लाइफ के लिए रेडी। बिल्कुल, ये वही जर्नी है, बेसिकली आपको एज अ ह्यूमन तैयार कर रही है वो। और ये 11th-12th एक फेज है जिसमें आप अपने अच्छी तरीके से अपने आप को रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी इस वाले एपिसोड के लिए मैं चाहूंगा कि एक अच्छे नोट के साथ, मुझे वो कोट आपका काफी अच्छा लगा मैम, जब आपने बोला कि एट द एंड यही कहना सबसे बेस्ट रहेगा कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहोगे फल अच्छा आएगा ही। ठीक है। सो लेट्स स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज कि हाँ भाई आप अब करते जाओ, और इनकेस कोई प्रॉब्लम्स होती है, एक और चीज मैं ऐड करूंगा, कोई प्रॉब्लम्स होती है टीचर्स को अप्रोच करो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम। बिल्कुल। और अगर मैं ये एपिसोड चालू कर रहा है, अगर हम लोग मिलकर एपिसोड चालू कर रहे हैं, तो मैं ये भी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर फर्दर आप कुछ प्रॉब्लम या अभी करंटली कुछ प्रॉब्लम आप फेस करो, कमेंट सेक्शन में डाल दो, हो सकता है अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको इंक्लूड कर लेंगे। बिल्कुल। ओके, सो गाइस, तो ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड इस पॉडकास्ट का, जिसपे हमने कुछ चीजों के बारे में बात करी। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, और अगर आपकी लाइफ में एज ए स्टूडेंट, या अगर आप किसी के पेरेंट हो, किसी स्टूडेंट के पेरेंट हो, आपको ये लग रहा है कि आपके बच्चे में कमी है, या आप स्टूडेंट हो, आपको ये लग रहा है कि मुझे पर्सनली भी ये प्रॉब्लम फील हो रही है, तो जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। विल मेक श्योर कि हम अपने अगले एपिसोड में उस चीज को इंक्लूड करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय।